सूबे में दोनों दलों ने 2023 के लिए कमर कस ली है। संगठन में कसावट के साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर दोनों पार्टियों का फोकस वादों पर है। मौजूदा वक्त में कमलनाथ के ट्वीट और ऐलान खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। 2023 की तैयारी में जुटे कमलनाथ साल 2018 में किए वादों को फिर से दोहरा रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि जिन वादों पर वो साल 2018 में सरकार में आए थे, एक बार फिर जनता उन्हें उन्हीं वादों पर ताज देगी। हालांकि कमलनाथ के चुनावी वादों पर अब सूबे की सियासत भी सरपट दौड़ पड़ी है। खुद सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के चुनावी वादों पर तंज कसा। उज्जैन पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने वचन पत्र में जो वचन दिए थे वे पूरे नहीं किए। अब मैं लगातार कमलनाथ से पूछूंगा कि जो वादे किए थे वे पूरे क्यों नहीं किए। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा था हम गेहूं, चना, सरसों, चावल के लिए बोनस देंगे, लेकिन 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या? कमलनाथ जी, आखिर झूठ की भी हद होती है। कांग्रेस ने फिर से झूठे वादे करना प्रारंभ कर दिए। उनके वचन पत्र में जो वचन दिए थे, अब मैं लगातार पूछूंगा कमलनाथ जी से, वो एक भी पूरे नहीं किए। आज एक वचन उनमें से मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा था हम गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, चावल हो, कई फसलों के नाम लिख के कहा था बोनस देंगे। 1.25 साल में एक को भी बोनस दिया क्या कमलनाथ जी? आखिर झूठ की भी हद होती है। इधर सीएम शिवराज के तंज पर कमलनाथ ने भी ट्वीट कर पलटवार किया। लिखा कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाए, लेकिन मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित योजनाओं पर अमल करना है। अगर हमारी घोषणा जनहित की है तो आप इसे लागू करें। मुख्यमंत्री को सवाल पूछने का नहीं, जवाब देने का अधिकार है। वो जवाब दें और उनकी जो वचन पूरे किए हैं उनने, उन वचन पत्रों में जो आदेश दिए हैं उसमें अगर जनहित के हैं तो उसको लागू करें, और अगर जनहित के वो नहीं समझ रहे हैं तो जनता उनसे पूछेगी। सवाल न देके ये बताएं कि महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, जो युवा त्रस्त है, जो कर्मचारी त्रस्त है। इन बातों के जवाब दें। ये तो साफ है कि वादों को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों के पास सवालों की बौछार है, लेकिन देखना होगा कि सूबे की जनता आखिर किसके वादों पर भरोसा करती है। सवाल ये भी कि वादों का हिसाब किस सियासी दल के लिए चुनौती और किसके लिए संभावना का काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ऐलानों की बौछार पर। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस के बीच, खासतौर से दोनों पार्टियों के मुखियाओं में बयानों का द्वंद्व छिड़ा हुआ है। हम चर्चा को शुरू करें उसके पहले एक नज़र डालते हैं एजेंडा पॉइंट्स पर। वादों पर सियासी तकरार क्यों? क्या वादों पर लड़ा जाएगा मिशन 2023 का इलेक्शन? वादों की सियासी बेला में किसका होगा बेड़ा पार? क्या नाथ की सलाह को मानेगी सरकार? ये बहुत सारे सवालों में से कुछ चुनिंदा सवाल हैं जिन पर हमने आपसे जिक्र किया स्क्रीन पर जो थे। लेकिन आपको बता दें कि चुनाव शुरू होने के पहले हम कह सकते हैं कि दोनों पार्टियां नेट प्रैक्टिस कर रही हैं। क्रिकेट में कौन सी बॉल पर चौके लगाने, कौन सी छक्के लगाने और किस पार्टी की क्या कमजोरी है, ये भी उभर कर सामने आएगी। अभी तो भाजपा ने कमजोरी निकाली कमलनाथ के वादों की, और कमलनाथ ने उस वादों के गुब्बारे की हवा निकालते हुए कहा है कि अगर हमने जन कल्याण के वादे किए थे तो भाजपा की सरकार अमल क्यों नहीं करती। इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संदीप पौराणिक जी, पत्रकार,
भाजपा के प्रवक्ता संवर पटेल जी स्काइप पर रहेंगे और कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी भी स्काइप पर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत थोड़ा तटस्थ अंपायर से। पौराणिक जी, आपने शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ जी दोनों को सुना, पीसी शर्मा की भी आपने बातचीत सुनो कि सवाल करने का नहीं। अब ये जो सवाल करने का नहीं है, इसके बिना सियासत कैसे होगी? सियासत में सवाल भी होंगे। और कमलनाथ जी ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि वादे हमारे थे लेकिन जन कल्याणकारी थे, तो आप पूरे क्यों नहीं करते? इस पर भी आपकी राय कि वादे किसी और के, सरकार किसी और की, वो पूरे क्यों करेगी? और अगर करेगी तो ये बहुत अच्छी परंपरा शुरू होनी चाहिए। कल के दिन बीजेपी कोई वादा करेगी तो फिर कांग्रेस सरकार पूरा करे। आपको लगता है कि अगर ऐसा होता है तो बड़ा अच्छा पैचअप हो जाएगा? देखिए राघवन जी, राजनीतिक दलों का शगल हो गया है वादे करना, वो पूरे हों या ना हों। और चुनाव के पहले तो वादों की झड़ी लग जाती है। किसी भी स्तर के चुनाव हों, नगर निगम के होते हैं तो दूसरे वादे होते हैं, विधानसभा के होते हैं तो दूसरे होते हैं, और लोकसभा के होते हैं तो दूसरे होते हैं। वादे करते समय राजनीतिक दल चीज़ों का ना तो अध्ययन करता है और ना परीक्षण करता है कि वो आखिर ये वादे पूरे करेगा कैसे। क्या आप तारे तोड़ने की बात कर लेते हैं तो वो संभव है क्या? मेरा ये मानना है कि राजनीतिक दलों को वादे करने से पहले सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जहां तक आपने कहा है कि शिवराज जी ने बात कही है और कमलनाथ जी ने जवाब दिया है, देखिए सत्ता में कांग्रेस आई थी, अब सत्ता में बीजेपी है, तो स्वाभाविक सी बात है जो वादे कमलनाथ पूरे नहीं कर पाए उन पर तो सवाल शिवराज जी पूछेंगे, बीजेपी पूछेगी। क्योंकि जनता के बीच आपको यह संदेश देना है कि जो कांग्रेस है वो जो वादे करती है वो पूरे नहीं करती। तो ये स्थापित कैसे करेंगे? आपके पास बेहतर तरीका यह है कि उन चीजों को याद दिलाएं जो वादे पूरे नहीं हुए। जहां तक आपने नई परंपरा की बात की, स्वाभाविक सी बात है, अगर आपको यह लगता है, जैसे शिवराज जी ने कहा कि उन्होंने बोनस की बात की थी, क्या ईमानदारी से किसानों को बोनस दिया जाना चाहिए? अगर शिवराज जी इससे सहमत है तो सरकार उनकी है, उन्हें बोनस देना चाहिए, या उन्हें यह कहना चाहिए कि जो वादे किए थे वो वादा ठीक नहीं था। अगर ये शुरुआत होती है और शिवराज जी उस वादे को पूरा करते हैं तो कम से कम मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है। राघवन जी, एक चीज और है संदीप जी, कांग्रेस ने सरकार में आने के पहले यह भी कहा था कि हर किसान का 2 लाख तक का कर्जा माफ, और तब बीजेपी ने कहा था कि ये व्यवहारिक नहीं है, सरकार कर्ज में डूबी हुई है, कोई भी पार्टी इसको पूरा नहीं कर सकती। और हमने देखा कि 15 महीने में भले ही सरकार ये आंकड़ा दे, बीजेपी की सरकार भी आंकड़ा दे रही है कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन वो किश्तों में हुआ, और 50,000 तक का एक फिगर आता है कि किसानों के कर्जे माफ हो जिनका कर्ज 50,000 के आसपास था। लेकिन ऐसे कई लोग थे जिनके 2 लाख का कर्ज था और उन्होंने वो बैंक में जमा नहीं किया, वो डिफाल्टर हो गए। तो जो आपने बात की वो बहुत अच्छी है कि अगर कोई वादा पूरा करने लायक है तो सरकारें पूरा करें, और नहीं पूरा करने के लायक है तो फिर उस पर दूसरी पार्टी को कटघरे में खड़ा करें, कसौटी पर लाएं। तो मैं इस पूरे मुद्दे पर अब मिश्रा जी आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि ये तो बयानों का सिलसिला चुनाव के पहले शुरू हो गया है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था जैसे क्रिकेट में मैच के पहले नेट प्रैक्टिस होती है, और नेट प्रैक्टिस में जो शॉट मारे जाते हैं अक्सर वही शॉट मैच में मारे जाते हैं, क्योंकि कई बार प्लेयर उन शॉटों को भी खेलता है जिनकी वो नेट पर प्रैक्टिस नहीं करता है। तब उनके कोच कहते हैं कि जब आपने नेट में प्रैक्टिस नहीं की तो फिर आपने मैच में क्यों की? तो आपको लगता है कि जो वादों पर जो मैच हो रहा है, चाहे बीजेपी आक्रमण कर रही हो या पलटवार कमलनाथ जी कर रहे हो, ये ठीक परंपरा है कि वादे कोई और करे, सरकार किसी की और बने तो वो पूरा करे? क्या मानना है आपका इसमें? देखिए राघवेंद्र सिंह जी, सबसे पहली चीज तो ये कि जो वादे किए जाते हैं वो जनहित के हैं कि नहीं, इनको परखा जाना चाहिए। अगर वो वादे जनहित के हैं तो उसको कोई भी सरकार उसे चलाना चाहिए, उसको पूरा करना चाहिए। जरूरी थोड़ी है कि सरकार जो वादे कर रही है ये रहे, बदले भी जाती, सरकारें बदल जाती, लेकिन अगर जनता के हित में कोई निर्णय लिया गया है तो उसका पूरा करने का दायित्व अगली सरकार पर होता है। अगर जनता के हित में निर्णय नहीं है तो निश्चित तौर पर उसे बंद किया जा सकता है। मैं आज यही तो बात जो पौराणिक जी कह रहे थे उसी बात को आगे बढ़ाता हूं कि 21,000 के करीब घोषणाएं कर दी। आज सवाल पूछने का अधिकार अगर विपक्ष को है तो आप विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। 19 साल का मुख्यमंत्री यदि 15 महीने की सरकार से सवाल पूछे तो कहां तक उचित है, मुझे ये समझ में नहीं आता।
एक चीज आपने स्पष्ट कर दी कि 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है, हम नहीं कह रहे हैं। अगर किसानों का कर्ज माफ करना गलत निर्णय है तो बंद कर दिया जाना चाहिए। अगर उसको राहत दिलाई जाना चाहिए तो निश्चित तौर पर सरकार को ये योजना जारी रखनी थी। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात अगर हमने की थी तो निश्चित तौर पर इस प्रदेश की जनता के हित में की थी। इनका एक योजना थी, आपको याद होगा, रामबन गमन पथ। उस योजना को हमने चालू रखा था, उसमें बजट का अलॉटमेंट किया था। क्या अगर राजनीतिक चश्मे से देखते तो वो योजना पर काम करने की जरूरत नहीं थी? लेकिन नहीं, हमको इस प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास में जो जरूरी लगा हमने किया। अब शिवराज सिंह जी की बात आई। शिवराज सिंह जी ने कहा, अभी आपने सुना कि बोनस देने की बात। मैं आपको बताऊं, 160 रुपए गेहूं पर बोनस देने की बात केंद्र सरकार के विरोध के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने की थी। केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का इसमें विरोध था, लेकिन चूंकि किसान को 160 रुपए बोनस मिलना बहुत जरूरी था इस महंगाई के दौर में, जब उसकी लागत बढ़ती जा रही है, जब उसका मुनाफा कम होता जा रहा है, तब अगर किसान को राहत पहुंचाने की दिशा में केंद्र सरकार के विरोध के बावजूद दिया तो मुझे लगता है गलत नहीं किया। जब जब कोई भी सरकार हो राघवेंद्र सिंह जी, कल्याणकारी सरकार होती है, कभी टैक्स की वसूली, कभी उसकी खाल नोचने का काम करने वाली सरकारें, लोक कल्याण की सरकारें नहीं होती। हर निर्णय ऐसा हुआ। लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि 19 साल के जवाब देने के बजाय 15 महीने की सरकार से सवाल पूछे जा रहे। आप याद कीजिए, ये सरकार 2370, मैं आंकड़े लाया हूं कि जब हमने फसल बीमा की बात की और अपना अंश 500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए बात की तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि शिवराज सरकार के द्वारा बाकी अंश का भुगतान भी करना पड़ेगा आपको, तब किसान को फसल बीमा मिल पाएगा। हमने, आपको बताऊं मैं, कि 165 करोड़ रुपया 17-18 का, 2018 का 1772 करोड़ रुपया और 424 करोड़ रुपया 18-19 का 2301 करोड़ रुपया अपना मध्य प्रदेश का अंश जमा किया, जब जाके किसानों को बीमा मिल पाया। हम भी तो ये कह सकते थे कि पिछली सरकार का पिछली सरकार जाने, हम तो हमारी सरकार का देंगे। नहीं, लेकिन सरकार के कुछ दायित्व होते हैं, उनको पूरा करना पड़ता है। और हमने ये लड़ाई किसान के हित में लड़ी। अपनी सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का अंशदान पिछली सरकार के अंशदान को जोड़ करके दिया, तब जाकर के किसानों को फसल बीमा मिल पाया। मेरा यही कहना है राघवेंद्र सिंह जी कि आप ये देखिए कि कम से कम, अच्छा, हमको मेरा संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं सरकार से सवाल पूछ सकूं, लेकिन मुख्यमंत्री उल्टा सवाल पूछे, ये तो मजाक बना दिया है। बिल्कुल। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। बहुत सारी बातें आपने बताई और वो बिल्कुल गंभीर बातें हैं, बहुत ही संजीदा बातें हैं, बहुत अच्छे मुद्दे थे। लेकिन 15 महीने की सरकार के बाद जब बीजेपी सरकार में आई, उन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में कितनी बार गए, कितने आंदोलन खड़े किए? मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। अभी एक गैर राजनीतिक संगठन था करणी सेना, उसने कोई आंदोलन नहीं किया इसके पहले मध्य प्रदेश में, लेकिन लगभग 50,000 के आसपास उसने अपने लोगों को बुलाकर भोपाल में प्रदर्शन किया। कांग्रेस तो आंदोलन की पार्टी थी, उसने इन तमाम मुद्दों को लेकर अभी तक बड़ा आंदोलन क्यों नहीं किया? 20 साल की बात कर रहा हूँ, और 15 महीने के बाद तो और करना चाहिए था आपको। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, आप चाहें तो अगली बातचीत में उसका उत्तर दें। सनवर पटेल साहब, आप घिर गए मुद्दों पर, जितेंद्र मिश्रा जी ने आपको घेर लिया है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर सरकारें जन कल्याण के लिए बनती है और जन कल्याणकारी अगर मुद्दे कांग्रेस के थे, आप कांग्रेस की सरकार को हटाकर आप बैठे हैं, तो आपको वो मुद्दे पूरे करने में क्या हर्ज है? क्योंकि उन्हीं मुद्दों पर सरकार ने जनता ने वोट किया था। राघवेंद्र जी देखिए, कांग्रेस का जन कल्याण से कोई लेना देना नहीं। कैसे सरकार में आए और सरकार में आने के लिए कैसे भी हम वादे करें, उलूल जुलूल वादे करें, और 15 माह में अगर हम किसी भी स्थिति के कारण से सरकार में आ गए तो 15 माह में 15 वादे भी पूरे नहीं किए, एक वादा पूरा नहीं किया। तो जो वादे, जैसा सम्माननीय संदीप पुराणिक जी ने कहा था कि जो वादे ऐसे करना चाहिए जो आप पूरे कर पाओ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाज से सरोकार रखा है, संवेदनशील सरकार है। शिवराज जी को दुनिया भर में संवेदनशील व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, और आज उन्होंने जितने वादे किए, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया, वो आपके और हमारे सामने हैं।
आज ये इनके 15 माह के पहले की बात कर रहे हैं कि इन्होंने 19 साल में क्या किया। अरे रोड में गड्ढे होते थे या गड्ढे में रोड, ये पता नहीं होता था। आज मध्य प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। आज पानी के इंतजाम देखिए, 7 लाख 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित होती थी, आज 45 लाख हेक्टेयर है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मूलभूत जरूरतें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के लिए रात दिन एक करके मुहैया की है, और इसी कारण से आज मध्य प्रदेश समृद्धशाली हो रहा है, मध्य प्रदेश विकसित हुआ है। और कुछ बोल रहे हैं आप राघवन जी? नहीं, आप बोलिए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ट्वीट करने वाली पार्टी रह गई है। आपने ठीक कहा कि आप तो आंदोलनों की पार्टी के रूप में जाने जाते थे, फिर आप आंदोलन क्यों नहीं करते? क्योंकि कैबिन में बैठते हैं, क्योंकि ट्वीट करते हैं। अब ट्वीट करने से आप जनता की समस्याओं को ठीक नहीं कर सकते। ट्वीट करके सिर्फ आप एक प्रेस में हेडलाइन बन सकते हैं कि कमलनाथ जी ने ये कहा, लेकिन कमलनाथ जी ने क्या किया? क्या वो 15 माह में 15 बार भी भोपाल छोड़कर मध्य प्रदेश की जो 57 जिले हैं उनमें से कहीं गए? लोगों की चिंता की? नहीं की। श्योपुर में बाढ़ आई तो हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरे, जूते गंदे हो जाएंगे, ये हाल थे। तो अगर आपको जनता के बीच में काम करना है, समाज क्षेत्र में काम करना है, तो समाज के बीच जाना पड़ेगा। सनवर जी, दरअसल सबकी अपनी अपनी कार्यशैली होती है। आपकी पार्टी के भी एक मुख्यमंत्री ऐसे हुआ करते थे, वो दिवंगत हो गए हैं, इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूंगा। बाबूलाल गौर साहब भी भोपाल से बैठ कर सारा काम करते थे। सबका अपना एक वर्किंग कल्चर होता है। लेकिन हमारा मूल मुद्दा, मैं संदीप जी से कहूँगा, दरअसल सारी पार्टियाँ वादे करती हैं चुनाव के पहले, तो मेरा ये मानना है कि चुनाव फिर आ रहे हैं, दोनों पार्टियां भरपूर वादे करेंगी। कोई 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात करेगा, कोई बोनस की बात करेगा, कोई 1 लाख नौकरी हर साल देने की बात करेगा। तो संदीप जी, जो मर्जी आप वादे करिए, इसमें लेकिन टैक्स लगा दिया जाए। वादे करने पर टैक्स लगे तो फिर वादे थोड़े से नियंत्रित हो सकते हैं। अभी तो ये है कि अगर किसी वोटर ने कहा कि हमको चांद पर जाना है, तो ये फिर अंतरिक्ष यात्रा का भी एक टूरिज्म कर सकते हैं। तो दोनों पार्टियां खूब वादे करें, लेकिन एक टैक्स भी हो जाए, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं उसकी राशनिंग हो जाएगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, वादे करने की सबको आज़ादी है जी, और खुला हाथ है, खुला मुंह है, जुबान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूं, कोर्ट में अगर आप अपील करने जाते हैं किसी मामले में तो कोर्ट फीस लगती है। क्या राजनीतिक वादे आप ऐसे करते हैं और सत्ता में आते हैं और फिर बजट का ऑनर होते हैं, तो मुझे लगता है या असफल होते हैं उसमें, तो पेनाल्टी आप पर क्यों ना लगे। एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप पहले ये बताइए कि ये वादा हम कर रहे हैं, इस वादे पर प्रदेश में इतना खर्च होगा और इस पैसे का जो रास्ता हम यहां से निकालेंगे, ये रोड मैप आपको देना चाहिए। राजनीतिक दल नहीं तो वादे तरह तरह के कर जाएंगे। पता चला कि हमारे राज्य का जितना बजट नहीं है उससे ज्यादा का हम वादे कर जाते हैं, तो दिक्कतें ज्यादा आती हैं। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए और राजनीतिक दलों को खुद तय करना चाहिए कि वादे वो वही करेंगे जो उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें इजाजत देगी। यानी वादे करते समय हद से गुजर जाने का नहीं, क्योंकि सत्ता में आने के लिए तो वादे तो करेंगे, लेकिन अगर आप हद से गुजरेंगे तो फिर सरकार में आने के बाद वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। मिश्रा जी, वादों पर तो थोड़ी सी लगाम हर पार्टी को लगानी चाहिए, क्योंकि आसमानी सुल्तानी वादे हो जाते हैं, बजट होता नहीं है, जेब खाली होती है, सरकार दिवालिया की स्थिति में होती है और वादे हम अरबों खरबों के कर देते हैं। तो चुनाव आने वाला है, आप पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और सनवर जी से भी मेरा आग्रह है, एक बिन मांगी सलाह है कि वादे इतने हो जो आपकी जेब अलाउ कर सके या उसका रोड मैप आपके पास हो, वरना वादे से वोट तो मिल जाते हैं, फिर बाद में रोना होता है, संकट, आर्थिक स्थिति का, बजट नहीं है। आपकी राय, जो सवाल मैंने छोड़ा था, चाहे तो आप उस पर उत्तर दें आंदोलन के मुद्दे पर और चाहे तो अपनी बात आगे रखें। मिश्रा जी। निश्चित तौर पर राघवन सिंह जी, आपने सिंह साहब सही बात करी कि आज हमें हमारी आर्थिक स्थिति देखने के अनुसार ही वादे करना चाहिए, कोई भी सरकार हो। आप यही तो हम सवाल उठा रहे कि 21,000 वादों की जो लड़ी लगा दी आपने, जो झड़ी लगा दी आपने, उन पर कितना खरे उतरे, और यही जो हम सवाल पूछ रहे हैं, तो मुख्यमंत्री को तकलीफ हो रही है। मगर इसमें कोई किसी से कम नहीं है, हर पार्टी ऐसी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आपसे बता रहा हूं कि 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई, कहां है स्मार्ट सिटी? 100 एक भी स्मार्ट सिटी आपको नजर नहीं आ रही है। आपने मध्य प्रदेश की धरती पर कितने वादे किए हैं, आप ये बताइए। गौशाला के निर्माण की बात जरूरी थी कि नहीं थी? गायों की राजनीति तो आप करते हो,
गौशाला बनाने के नाम पर आपको पैसा खर्च करना था। 4 लाख करोड़ के कर्ज में मध्य प्रदेश को सिंह साहब डुबो दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। विकास के नाम पर क्या दिख रहा है आप बताइए। महाकाल को जीर्णोद्धार के नाम पे 1 रुपया नहीं दे पाए आप। हमने 350 करोड़ रुपए की स्वीकृति करी, गौशाला के निर्माण की बात करी। आप ये बताइए, कन्यादान उस गरीब के, आप तो कहते हो कि अंतिम व्यक्ति तक ध्यान रखना पड़ेगा। उस गरीब के कन्यादान के लिए 51,000 की अगर घोषणा की और उसको 51,000 की राशि की तो कोई गलत निर्णय नहीं है, कोई सरकार पर बोझ बनने वाला निर्णय नहीं था। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली की बात की, राहत पहुंचाने की दिशा में हमने कोई आसमान से तारे तोड़ लाने की बात नहीं की। आज 5 लाख करोड़ रुपया आपके पास है अरबपतियों का कर्ज माफ करने के लिए, लेकिन उस किसान का जो कि बारिश की मार झेल रहा है, सूखे की मार झेल रहा है, उसको अगर 2 लाख का कर्ज माफ कर दिया गया तो उसको लगता है कि सरकार की जन कल्याण की घोषणा है। मेरा ये कहना है कि सनवर जी कह रहे थे कि आपने क्या किया, आंदोलन खड़ा नहीं किया। अगर 2018 में सरकार से बाहर हुए आप तो निश्चित तौर पर घर घर चलो अभियान के माध्यम से आपकी सरकार का पर्दाफाश किया था, जन जागरण के माध्यम से आपकी सरकार की नीतियों को उजागर किया था, भारत जोड़ो के माध्यम से आप देख रहे हैं। और ये परिणाम ट्वीट करने से नहीं आ जाता है कि आप 16 के 16 नगर निगमों पर काबिज थे, 5 पर हम काबिज हो गए और 2 पर निर्दलीय जीत गए। यह आपकी सरकार की असफलता है। जो आप 16 नगर निगमों पे थे, आज आप 9 पे भी नहीं है, 2 पे हम 200 से हारे। तो ये स्थिति का अंदाज लगा लीजिए। आपको जिला पंचायत के वोटर को खींच करके मंत्रियों को लेकर आना पड़ा, जब जाकर के आप जिला पंचायतों में जीत पाए। ठीक बात है। वहां भी हमारी स्थिति आपसे थोड़ी बहुत ही पीछे है। बिल्कुल। दमोह में क्या हुआ, रेगांव में क्या हुआ, आपकी सरकार अगर अच्छे काम करती चलिए तो मैं ये परिणाम आपके पक्ष में सनवर जी, हालात तो चिंताजनक है और जितेंद्र मिश्रा जी की बातों में दम भी बहुत है। 16 में से आप 7 नगर निगम हार गए, 2 निर्दलीय। इसके अलावा जो स्थितियां दिख रही हैं, मामला बहुत कांटे का है। लेकिन सवाल यही है कि वादों और आरोपों का दौर अभी चलेगा तो चुनाव के पहले ये कहां तक जाएगा। अभी तो चुनाव शुरू नहीं हुए हैं और अभी से जो तीखापन आ रहा है, मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल के बाद तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। आपकी राय बहुत संक्षेप में। देखिए राघवन जी, जब हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आंकड़ों का अपना महत्व होता है और उन्हीं आंकड़ों के महत्व के कारण से 2018 के अंदर वोटों का प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होने के बावजूद भी अगर 4 सीटें 5 सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी तो कांग्रेस की सरकार बनी। और 2018 के बाद 2019 आया, 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में जीती। उपचुनाव आए, 28 में से 19 सीटें जीती। और जिस प्रकार से इन्होंने 21 में 4 चुनाव में से 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और नगर निगम के लिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि अब 16 में से हम 5 जीते हैं और 5 जीतकर आप खुश होते हैं, आप सरकार ये सोचते हैं कि आपने बहुमत पाया तो यह आपकी भूल होगी। नगर निगम, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सब में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीती है। अगर ये 4 या 5 सीटों पर आप जीते हैं बिल्कुल, लेकिन आपने इसका जवाब नहीं दिया। समय तो सनवर जी खत्म हो रहा है। 16 में से आप 7 तो हारे ना, पहले तो 16 की 16 आपकी थी। चलिए इसके इन सवालों के जवाब हम समीक्षा कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता। चलिए तो कुल मिलाकर जो वादे किए हैं वो पूरे हों, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप आसमानी सुल्तानी वादे करेंगे तो फिर उसमें लोग झूठ ज्यादा तलाश करेंगे, सच कम तलाश करेंगे। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, सनवर जी आपका भी, जितेंद्र मिश्रा जी आपका भी और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत आपका साधुवाद। क्या हुआ तेरा वादा, ये बहुत सारे वादे अभी चुनाव में आने वाले हैं। हम फिर कभी और इस मुद्दे पर बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।